टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 6 की ज्योग्राफी की क्लास का 4th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मानचित्र। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी की बुक्स को एक एक पॉइंट्स को फॉलो करना है। हर क्वेश्चन को हम फिर उसके बाद जब हमारे 5 पेपर हो जाएंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर में वो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है डिफरेंट। तो आपको तरीका पता चलेगा, उस हिसाब से आप तैयारी करोगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं मानचित्र, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हैं। मानचित्र क्या होता है, यहाँ पे जिक्र करा गया है। हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ग्लोब का अध्ययन कुछ सीमाओं तक, हम यहाँ पृथ्वी के अध्ययन करना चाहते हैं। ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी और साबित होता है। पृथ्वी में केवल एक भाग, जैसे देश को करना है, जिले को करना है, शहर को करना है, गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। लेकिन अगर हम किसी मानचित्र, ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह पर एक भारतीय पैमाने से चपटी हुई सतह पर खींचा गया चित्र है। ये एक गोलाकार पूरी तरह नहीं होता, चपटा हुआ असंभव है। आगे कह रहे हैं मानचित्र हमारे लिए एक जरूरी आवश्यक है। मानचित्र के बारे में बता रहे हैं। कुछ मानचित्र छोटे होते हैं, उनके तथ्य जो छोटे होते हैं वह कुछ तथ्य को दर्शाता है। कुछ दूसरे मानचित्र बड़ी किताब के तथ्य हो सकते हैं। जबकि मानचित्र एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों पर खींचे गए मापों पर आधारित होता है। मानचित्र एक ग्लोब के अपेक्षा जानकारी अधिक देता है। मानचित्र में विभिन्न प्रकार के चिन्हों को चित्रित किया गया है। पहला होता है भौतिक मानचित्र, जो इम्पोर्टेंट है। भौतिक मानचित्र जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पठारों, पर्वतों, मैदानों आदि महासागरों को दर्शाने में इसे भौतिक या उच्चवच मानचित्र कहा जाता है। फिर दूसरा आता है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र वो मानचित्र होते हैं जिसमें राज्यों को, शहरों को, गाँवों को, विश्व के विभिन्न देशों और उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है ट्री मैट्रिक मानचित्र, जो तीसरा मानचित्र होता है। इस मानचित्र में कहा गया है कि कुछ मानचित्र की तरह इसमें सड़क दिखाना, छोटी छोटी चीज़ों को दर्शाना, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को दर्शाती है। और वर्षा का दिखाना, उद्योगों का दिखाना, उसके बाद हमारा वितरण का दिखाना, मानचित्र इत्यादि विचरण थ्री मैट्रिक मानचित्र होते हैं। मानचित्र भी 3 प्रकार के घटक होते हैं। दूरी, दिशा, प्रतीक। याद रखना, दूरी, दिशा, प्रतीक जो होते हैं वो हमारे दूरी हमें बताता है कि किस तरीके से हम मानचित्र को खींच सकते हैं आरेखन के द्वारा। मानचित्र एक आरेखन होता है पूरे विश्व या एक भाग का एक छोटा सा कागज या पैमाने को दर्शाना कह सकते हैं। मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे गए, सावधानी से छोटा किया गया है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन है, कागज वगैरह छोड़ दिया। पैमाना स्थल, वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हमें किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में दिखाना हो तो उसको हम क्या कहेंगे। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन करूँगी वो पॉइंट को ध्यान में रखना है, जो इम्पोर्टेंट है कि आपके बारे में बताना। छोटे मानचित्र को यहाँ पे देखिए, मानचित्र 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर दर्शाना है और 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर में दर्शाना है तो ये लगाए। तो इस चीज़ के मानचित्र को 2 बराबर भागों में दूरी में पता लगा सकते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पुटअप करना है, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ ताकि आपको पूरी बुक्स में, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों, देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तो हम लोग छोटे पैमाने का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर में दर्शाना हो तो उसको छोटे पैमाने का मानचित्र कहते हैं। जब एक बड़े क्षेत्रफल वाले भाग में, जैसे गांव या शहर को कागज़ में दिखाना है, तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को हम 5 सेंटीमीटर में, बड़े को छोटे में दिखाना हो तो उसको छोटा पैमाने का मानचित्र कहते हैं, बड़े पैमाने का मानचित्र कहते हैं। और जब हम छोटे को बड़े में दिखाना हो तो हम इसे छोटे पैमाने का मानचित्र कहते हैं। तो इसका डिस्क्राइब करना है कि अपने डिस्क्राइब करके बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़े पैमाने को छोटे वाले मानचित्र में गांव या शहर को कागज़ में दर्शाना हो तो 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर में दर्शाएंगे। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी होती है। मतलब यहाँ पे जो बड़े पैमाने का मानचित्र है वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा, छोटे पैमाने में हमें कम जानकारी मिलेगी, बड़े पैमाने में हमें ज़्यादा जानकारियाँ मिलेगी। तो उसके बारे में बताया गया है। आगे क्या कह रहे हैं, ये देखो यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है कि किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि यहाँ पे दुकानें हो गई, विकास हो गए, घर की। आगे कह रहे हैं दिशा। दिशा हमारी 4 दिशाएं होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसके अलावा भी हमारी जो दिशाएं होती है उसके बारे में बताया गया है। उत्तर दिशा उत्तर की ओर तीर को दर्शाती है। उत्तर रेखा कहा जाता है जब हम किसी उत्तर दिशा को दिखाते हैं। उसमें 4 होते हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण की ओर पता लगाते हैं। इन 4 बिंदुओं को हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। 4 है उत्तर पूर्व, ये रहा उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व,
यह उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, तो ये भी ध्यान रखना है। किसी स्थान की दूरी को बताया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं ये जो छोटे छोटे ऊपर चित्र दे रखे हैं आपको बताते हुए, विकास के घर के समुदाय, खेल का मैदान और दुकानों में विद्यालय, ये हमें छोटे किस तरीके से पैमाने पर दर्शाया गया है, इसी तरीके से हम पैमाने पर आसानी से दर्शा सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं अब हमें कहते हैं दिक्सूचक क्या होता है। दिक्सूचक वह होता है जो सिर्फ हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा की ओर देख सकता है। इसके किसी एक स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। एक स्थान की मतलब विभिन्न मुख्य, इसकी जो सुइयाँ होती है, इसका चुंबकीय चिन्ह होता है, इसमें उत्तर और दक्षिण को दर्शाता है। अब प्रतीक क्या होता है। प्रतीक एक चिन्ह होते हैं जिसमें तीसरा घटक है जो मानचित्र में हमें विभिन्न विभिन्न आकृतियों, जैसे हमें पुल को दर्शाना हो, कलरफुल दिखाना हो, पटरी को दिखाना हो, कुएँ को दर्शाना हो, छोटे छोटे अक्षरों में चिन्हों का उपयोग किया जाता है, उसको हम प्रतीक कहते हैं। प्रतीक मतलब एक एरो बना के, जैसे हमने चिन्ह बना दिया ये पेड़ का, पेटरी का, ठीक है, यहाँ पे होते हैं। फिर हमें यहाँ पे बड़ी लाइन, मीटर लाइन का बना दिया। तो इस तरीके से वो चित्र को हम आसानी से, कम जगह में अधिक जानकारी रखता है। मानचित्र को आसानी से देखा जा सकता है। अध्ययन करने का तरीका आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र को नहीं जानते तो वह किसी भी दिशा में पूछ सकता है और चिन्ह की सहायता लेगी। यहाँ पे चिन्ह को अभी आपको एक्सप्लेन कर देती है। छोटी लाइन और रेलवे लाइन को किस तरीके से, बड़ी लाइन है, ये मीटर लाइन है, ये रेलवे स्टेशन है। फिर ये पक्की सड़कें दिखा रहा है इस तरीके से, ये कच्ची सड़कें। फिर ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया, फिर राज्य और जिला हो गया। फिर नदी है, ये कुआं है, ये तालाब है, ये नहर है, ये पुल है। ये हो गया मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, और ये छतरी, पोस्ट ऑफिस, पीटीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राम, पुलिस स्टेशन, बस्ती को इस तरीके से कर, यानी कि छोटे छोटे प्रदेशों को किस तरीके से दर्शा रहा है। इन्हीं के द्वारा हमें मानचित्र में अधिक जानकारी मिलती है और मानचित्र को विश्वव्यापी भाषा में आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय एक रूढ़ है जिसको हम कहते हैं, ये रूढ़ मतलब जहाँ पे अलग अलग चिन्हित कर देते हैं, इसको रूढ़ प्रतीक कहते हैं। 4.3 में दर्शाए गए विभिन्न रंगों का, जैसे हम अगर हम नदी की बात करते हैं तो नदी को हम क्या करेंगे, नीले कलर का दिखाई दे देंगे। अगर हम पहाड़ों के तो ब्राउन कलर का दिखाई देंगे। अगर पठारों के तो पठारों को हरा, मैदानी जगहों में दर्शा सकते हैं। इस तरह के रूढ़ प्रतीकों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिक्चर में दिखा रखा है। आगे करें, रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र वह होता है जो लेखन जो पैमाने पर आधारित ना होकर एक परिदृश्य में, कभी कभी ये क्षेत्र के एक कच्ची रेखा चित्र मतलब होता है हमें कोई रास्ता बताना है तो हम सिंपल तरीके से रफ पेपर पे ऐसे रास्ता निकालते हैं कि ये रास्ता इधर जाएगा, फिर लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर जाके यहाँ पे पोजीशन। तो वही कह रहे हैं, मित्र को किसी घर जाना है उसकी जानकारी आप रफ तरीके से, यानी एक कच्चा आरेख बना सकते हैं कच्चे तरीके से बिना पैमाने की सहायता से, यानी कि हमें प्रॉपर तरीके से बनाना, उसको हम रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। आगे कह रहे खाका क्या होता है। खाका वह होता है जो एक छोटे पैमाने से छोटे पैमाने पर खींचा गया होता है, यानी छोटी चीज़ों को हमें दर्शाना। बड़े पैमाने से जानकारी अच्छी मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कभी कभी हमें नहीं पता होता। जैसे कमरे की लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई, लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, जिसे मानचित्र में हम नहीं दर्शा सकते, इसलिए बड़े पैमाने वाले रेखा खींचते हैं, इसे खाका कहा जाता है। इसमें हम लोग बड़े पैमाने एक रेखा चित्र खींच देते हैं और उसको खाका कहा जाता है। तो इस तरीके से मानचित्र में पूछे गए हैं क्वेश्चन। और आगे एक चैप्टर और हम इसके साथ ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर में थोड़ा सा छोटा था और इसमें एक चैप्टर है, यानी कि अगला चैप्टर याद करते हैं, जुड़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। ये चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 100 टाइम्स बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको ध्यान से पढ़ना है। मानचित्र में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत रेयर क्वेश्चन है। इसमें से 100% पूछे जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा ध्यान रखना कि पृथ्वी की सतह पर ऐसे पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत होती है, यानी कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे ठोस परत होती है, जिसको भूमंडल कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के चारों ओर जो हवा चलती है, जो गैसें होती है, जो चारों ओर घेरे रखती हैं, उसको हम कहते हैं वायुमंडल, जिसमें हमारी ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य दूसरी गैस जैसे हीलियम हो गया, ऑर्गन हो गया, ऐसे। और जो जल का छोटा छोटा, यानी पृथ्वी के आसपास जो जल का भाग हमें दिखाई देता है, उसको हम जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में हमारे क्या क्या आ सकते हैं, हमारी वर्षा आ सकती है, और जो जल आता है, जल वाष्प आता है, ये सारी चीज़ें हमारी होती है। यही चीज़ आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि पृथ्वी की सतह पर किस तरीके के होते हैं, 3 घटक होते हैं, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ठीक है। आगे पढ़ेंगे जीवमंडल। जीवमंडल क्या होता है, जहाँ पे हमारे सजीव, जहाँ पे जल भी मौजूद है, स्थल भी मौजूद है, हवा भी मौजूद है, इसी प्रकार से हमें आसानी से जीवित रहने के लिए। आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं भूमंडल क्या होते हैं।
भूमंडल में हम फिर महासागर और महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, पृथ्वी में सबसे ठोस भूमंडल है भूपट्टी की चट्टानें और पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसको दो भागों में बांटा जाता है। स्थानीय भूभाग को महाद्वीपीय कहा जाता है और बड़े भूभाग को जलाशय महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समुद्री जल का तल सभी जगह से समान होता है, लेकिन स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है। इसे शून्य से मापा जाता है। किससे नापा जाता है? शून्य से। आगे हम हैं ये सागरों के और महासागरों के बारे में हम पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट जो होता हमने पढ़ा था, विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है, मीटर है। और इसको विश्व का सबसे प्रशांत महासागर जिसमें कहते हैं मैरियाना गत जो है वो, इसकी गहराई 11,022 है। ये सब आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही रिकॉल होता रहेगा। ये देखिए यहाँ पे दे देती हूँ, मैं बता देती हूँ कहाँ मैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ना ये चैप्टर बहुत ही ईजी नहीं है। ये रहा। आगे कह रहे हैं, आप क्या जानते हैं कि जो सबसे पहले पहुंचा था वो न्यूजीलैंड के हिरेरी और भारत के न्यूजीलैंड के हिरेरी और भारत के तेजीन नोर्गे शेरपा 19 मई 1953 को सबसे पहले शिखर पर पहुंचे थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के पहले व्यक्ति थे। ये पॉइंट याद रखना। एक ये पॉइंट याद रखना कि जापान में जुको ताइबेइन विश्व की पहली महिला थी जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। पचेदी पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। ये पॉइंट्स बनाने हैं आपको छोटे छोटे, क्योंकि तभी इससे क्वेश्चन 101% आता है। इस चैप्टर में से क्वेश्चन 101% आता है। महाद्वीप बता रहे हैं कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप होते हैं। सबसे पहला एशिया होता है, फिर यूरोप होता है, फिर अफ्रीका होता है, फिर उत्तर अमेरिका होता है, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। इसमें पहला सबसे बड़ा जो महाद्वीप होता है, विश्व का सबसे पहला बड़ा महाद्वीप होता है, जिसकी कुल क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा पृथ्वी के आसपास फैला हुआ है। और ये हमेशा देखिए, यह पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि अगर हम ये एशिया की बात करते हैं तो एशिया जो पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध यानी इस हिस्से में वो पूरी तरह से फैला हुआ है पृथ्वी के। ये कर्क रेखा, यहाँ से कर्क रेखा भी होके जाती है। कर्क रेखा पता ही है जो उत्तरी गोलार्ध में है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। एशिया के यूराल पर्वत, अगर एशिया की बात करें तो एशिया के पश्चिम में, एशिया अब यहाँ पे एशिया यहाँ स्थित होगा, उसके पश्चिम में इस साइड में यूराल पर्वत है। और यूराल पर्वत क्या है? यूरोप और एशिया को जोड़ते हुए भूभाग को करते हैं। ठीक है, उससे छोटा सेकंड नंबर पे आता है जो एशिया से भी छोटा महाद्वीप है, जो पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स हर चीज़ दे रखे हैं। अंटार्कटिक विथ यहाँ से होकर गुजरती, तीनों तरफ से जल से घिरा है। और इसको पॉइंट्स में बनाना है। कैसे? यूरोप एशिया से छोटा है, यह महाद्वीप पश्चिम में स्थित है, अंटार्कटिका से होकर गुजरता है। इस तरीके से बनाना है। फिर कह रहे हैं अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया है और एशिया से छोटा यूरोप है। और ये विषुवत रेखा की अक्षांश पर महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरता है। यानी कि 0 अक्षांश आपको बताया था, पृथ्वी में सेंटर में 0 विषुवत रेखा या विषुवत रेखांश होकर अफ्रीका का सबसे बड़ा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। यानी कि इस हिस्से में, पृथ्वी के इस हिस्से में क्या स्थित है? अफ्रीका, जहाँ पे तीनों रेखा आती है, कर्क रेखा, मकर रेखा। यानी कि इतने हिस्सा जो है वो पृथ्वी सारा किसने घेरा हुआ है? अफ्रीका ने। तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा मरुस्थल भी यहीं स्थित है। किसमें है? अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल विश्व का जो सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान माना जाता है अफ्रीका में। चारों तरफ समुद्र और जल से घिरा हुआ है। यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से लंबी नदी सहारा मरुस्थल, और इसमें तीनों रेखा होती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा भी खुलकर गुजरती है। फिर उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप माना जाता है। यह दक्षिण के सक्रिय से, यानी कि दक्षिण के यहाँ से होंगे तो उसके सिकरे हिस्से से, यानी उसके छोटे से किनारे से यह स्थलमंडी भूमि कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई है। ये पिक्चर में भी आपको मैं दिखाऊंगी जब हम वो करेंगे। ये देखिए हमें पिक्चर में दिखा दिया आपको कि उत्तर अमेरिका, हम दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे थे, जहाँ पे हमारा सक्रिय हिस्सा स्थल मंदिर जुड़ी हुई है। स्थल मंदिर यानी उत्तर अमेरिका और दक्षिण मंदिर है कि स्थल संधि कैसे किस तरीके से जुड़ी हुई है। ये देखिए पॉइंट। स्थल वह भाग होता है जहाँ पे 2 बड़े महाद्वीप या 2 बड़े स्थलीय भाग एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसको कहते हैं हम स्थल संधि। याद रखिए, कहा जाता है महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आगे है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका जो है वो पूरी तरह दक्षिण एशिया में, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसमें 2 बड़े महासागर है। इसमें विश्व की सबसे पहली एडिस पर्वत है जो उत्तर और दक्षिण को, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर तक फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी भी बहती है। अमेजन नदी विश्व की सबसे कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में। इस पॉइंट्स को नोट्स बनाना है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप होता है, पूरी तरह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और यहाँ पे चारों तरफ महासागर है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इससे क्वेश्चन 100 टाइम्स है। अंटार्कटिक महासागर विश्व का बहुत बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये दक्षिण ध्रुव, और ये देखिए पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव
और उसके मध्य में स्थित जो कि यहाँ पे दक्षिण ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव यहाँ पे है। दक्षिण ध्रुव में मोटी चादर होती है, बर्फ से ढका होता है। इसमें शोध केंद्र है, 2 शोध केंद्र हैं, मैत्री और भारती। आगे है जलमंडल। जलमंडल पृथ्वी का जो है नीला ग्रह कहा जाता है। इसमें 75% जल से 29% हमारा भूमि है। जल के विभिन्न प्रकार के नदियाँ, झीलें, हिमनद गति, वायुमंडल, जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला 97% हमारा अधिक भार महासागरों से पाया जाता है। इतना खारा होता है कि हम उसका इस्तेमाल मानव प्रयोग में नहीं ला सकते। शेष जल का प्रयोग बहुभाग पर्वतों और हिम नदियों से आता है, और जल का प्रयोग हम अलवणीय जल के रूप में भी करते हैं, पाया जाता है, इस्तेमाल में आता है। यही कारण नीला ग्रह में रहने के बाद हमें जल की महसूस कमी होती है। महासागर। महासागर कितने होते हैं हमारे? महासागर क्या होते हैं? जब पूरी धाराएं बहुत ऊपर से महासागर की धाराएं गिरती है, तरंगे आती है, इसमें ज्वार भाट भी आते हैं, इसमें महासागरीय धाराएं भी आती है, जो हम अलग से 7th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 3 प्रकार की तरंग, ज्वार भाट और महासागरें हम 7th क्लास की बुक्स में पढ़ेंगे। आज हम खाली पढ़ते हैं कि महासागर कितने प्रकार के होते हैं। महासागर हमारे 5 होते हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, अंटिका महासागर। तो इन 5 के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है प्रशांत महासागर। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। इसका जो ये गहरा मैरियानागत जो विश्व का सबसे बड़ा, हमने क्या कहा था, गहरा भाग है मैरियानागत प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका जो आकार है वो गोला है। ये कैसी शेप है इसकी? गोलाकार है। इसके देखो, इसकी बात करें तो ये एशिया है। इसके एशिया, यहाँ पे है एशिया, ये महाद्वीप एशिया है, यहाँ लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया है, उत्तर अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद है अर्टिका महासागर, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। इसका जो आकार है वो एस आकार का है। इसके पश्चिम किनारे, यानी कि इसके जो ये वाले किनारे, पश्चिम किनारे जो है उत्तर और अमेरिका है, इसके उत्तर और अमेरिका है। और इसके दक्षिण किनारे में पूर्वी किनारे हैं, पश्चिम और पूर्वी किनारे हैं, 2 किनारे हैं, जिसमें उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, और उसके पूर्वी में यूरोप और अफ्रीका है, यहाँ पे दे रखा है। और तट में तदुरित रहती है, उबड़ खाबड़ रहते हैं। अनियमित होने से जो प्राकृतिक रूप से पौषे और पर्तन आते हैं, उसके आदर्श के लिए सबसे अच्छा महासागर माना जाता है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा है। हिंद महासागर एक त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में तो हमारा एशिया है, इसके पश्चिम में हमारा अफ्रीका है, और इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरीके से अगर आप एंगल बनाकर करोगे तो उस तरीके से आपको डिफाइन हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर घेरता है, और यह अंटार्कटिक महाद्वीप 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। फिर चौथा लास्ट जो है 5वां अंटार्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव, यानी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव में स्थित है। ये उत्तर ध्रुव तक चारों ओर फैला हुआ है। ये प्रशांत महासागर के छोटे छोटे छल्ले यहाँ पे देखने को एक सक्रिय हिस्सा मिलता है, जिसे हम बेरिंग संधि के नाम से जाना जाता है। उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों पर यूरेशिया से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो तट बता रही हूँ, तदुरिक तट के बारे में, 2 तदुरिक तट होते हैं, एक बेलफास्ट, एक डरबिन। तो यहाँ पे तटों पे, ये किनारों पे होते हैं ना, जो यहाँ पे बसा होता है, उसको तदुरिक तट रेखा कहते हैं। इसमें यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दूँ, जो ऊपर की तरफ आपको दे रखा था, कि हमने यहाँ पे बात भी की थी कि यहाँ पे पहले तो बात की थी हमने स्थल संधि की, और जल संधि जो होता है ये इस तरीके से वो जुड़ा होता है, जैसे श्रीलंका और जल संधि के रूप में भारत जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जल संधि का पैमाना होता है, जो 2 बड़ी नदियाँ आपस में समुद्री महासागर से जुड़ती है, उसको कहते हैं जल संधि, जल स्थल संधि। तो ये बताना जरूरी था। उसके बाद है महासागर के बाद में अब हमारा है है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या कह रहे हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैस की पतली पतली परत होती है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। हम वायुमंडल की पतली परत में ग्रह द्वारा से अटूट भाग होता है, ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम सांस ले सकते हैं, हम लोगों के सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 600 किलोमीटर तक की ऊंचाई थे। वायुमंडल में 5 घटक होते हैं जो हमें पृथ्वी की सतह पर, पहला होता है हमारा सौरमंडल, ये रहा सौरमंडल। फिर समताप मंडल, इसके बारे में हम डिटेल में 7th क्लास में पढ़ेंगे। मध्यमंडल, आर्यमंडल और बहिमंडल कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस भी पाई जाती है। ऑक्सीजन और नाइट्रो गैस पाई जाती है, जो हमारा 78% जो भाग होता है वो हमारा नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 21%, बाकी जो गैस होता है 1%, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, गोर्गन और हीलियम जैसी गैसें मौजूद होती है। ऑक्सीजन में सांस लेने के लिए हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमें कम होती है। पृथ्वी पर छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, इसलिए पृथ्वी को गर्म रहती है।
पृथ्वी हमारी गर्म रहती है। गर्म इसलिए रहती है क्योंकि पौधों के आवश्यक तत्व उससे वृद्धि करते हैं। ऊंचाई के स्थल पर जाते जैसे उसी प्रकार से जो हमारा तापमान है वो तेज़ी से घटता जाता है। जैसे पर्वत जगह पे हमें पता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है तो हम सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं ऊंचाई पे। हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारे जो है तापमान जो है वो घटता जाता है और नीचे की तरफ जो वायुमंडल है वो दाब बढ़ती जाती है। एक जगह से दूसरी जगह पर अलग जगह पे जाते हैं तो हमारा क्या होता है, कुछ क्षेत्रों में दाब अधिक महसूस करते हैं तो वर्षा का वायु क्या होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हमेशा वायु जो है पवनें जो होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इस तरीके से होता है। जो उच्च वाली जो होती है वो क्या होती है, जो पवन होती है वो जो ऊपर जाती है तो नीचे वाले जो भाग को है वो ठंडा रखती है, तो उसको फील करने के लिए वो ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ उसको छोड़ती जाती है, तो इसे गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अगला आता है जीवमंडल, जहाँ पे हमारे तीनों चीज़ होती है, जहाँ पे जल होता है, वायु होता है, हवा होती है, तीनों चीज़ मौजूद होती है। इसमें अलग अलग तरह के बैक्टीरिया जीव भी पाए जाते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं। जीवमंडल में दो प्रकार के होते हैं, जंतु जीव होते हैं, पादप जीव होते हैं। जंतु जीव वो होते हैं जहाँ पे जो हमारे आम जीव होते हैं, जैसे लकड़ी या खेती कहानी, इसके बारे में हम अलग से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि जब हमारी खेती होती है लकड़ी या खेती के लिए हम वनों को काटते हैं तो ढलुआ भाग मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप की सतह पर परिवर्तन होता है। हाल में सुनामी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ भागों में डूब गया था, जिसमें नदी और पानी जो होता है वो दूषित हो गया था, जिसके कारण से हम उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, तो इस जल में जीवन को नुकसान हो रहा था। आगे कह रहे हैं कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। औद्योगिक और तापीय उद्योग, विद्युत गाड़ियों में जो हम वायु प्रदूषित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने के कारण इसमें क्या होता है, जब हमारे पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, और इस तापमान में वृद्धि होती है तो यहाँ पे क्या होता है, भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इस भूमंडलीय तापन में हमारे भूमंडल होते हैं, वायुमंडल जल मंडल के बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर संतुलन नहीं होगा तो फिर सारी हमारी प्रकृति विपदा हो जाएगी। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि हमें महासागर के बारे में पढ़ा, फिर हमने मरुमंडल, महासागर में 3 होते हैं, हमारे 4 होते हैं, भूमंडल, फिर हमने पढ़ा वायुमंडल, फिर हमने जलमंडल, फिर स्थल मंडल के बारे में पढ़ा, फिर हमारे जो महाद्वीपीय होते हैं, 7 हमारे महाद्वीप होते हैं और 5 हमारे महासागर होते हैं, जिसको हमने डिटेल इसके खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि ये इतना नहीं है, आपको एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है कि प्रशांत महासागर कैसी शेप में होता है, वो हमारा कैसे कि गोलाकार होता है, अंटार्कटिक महासागर एस प्रकार का होता है, जो हिंद महासागर है वो हमारा किस तरीके से होता है, वो हिंद महासागर की बात कर रहे थे, हिंद महासागर हमारे भारत के नाम पे रखा गया है। तो इस तरीके से आपको पढ़ने के नोट्स बनाने हैं ताकि आपको पता चले कि इस एग्जाम में किस तरीके से एग्जामर क्वेश्चन पूछता है। हम प्रीवियस के पेपर करेंगे इसके बाद, फिर आपको पता चलेगा कि एग्जामर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी के लिए प्रिपरेशन के लिए सीटेक की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। कल से ज्योग्राफी की प्लस हिस्ट्री की एक क्लासेस मैंने डाल दी है। आज मैंने हिस्ट्री की चैप्टर 2 के अध्याय क्लास 6 की डाल दी है। उसके साथ ही साथ अब मैं ज्योग्राफी की भी आपको क्लास जो है वो 7 o'clock उसका टाइमिंग है, और जो सिविक्स की आज एक फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट क्लास होगी, क्लास 6 की होगी, उसके लिए मिलेगी। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेटिव